एक रिफ्यूजी इलाका, खूब सारी सकरी गलियां, करीब करीब बनारस या पुरानी दिल्ली सी, बौद्ध परंपरा से जुड़े कई आर्टिफैक्ट्स, दुकानें जहां मिलते हैं तिब्बती कपड़े, क्रॉकरी और स्ट्रीट फूड। इन सकरी गलियों में बने सोफिस्टिकेटेड कैफेज। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की। यहाँ अक्सर दिल्ली और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं। ऐसे इलाके में साल 2022 के एक रोज डोलमा लामा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली पुलिस बताती है कि ये महिला कोई नेपाल से आई बौद्ध साध्वी नहीं, बल्कि एक चीनी जासूस है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि इसका असली नाम काई राव है। काई ने नेपाल में एक नेपाली व्यक्ति से शादी की और फिर डोलमा लामा नाम की नेपाली नागरिक बनकर भारत आ गई। साल 1972 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक हफ्ते के लिए चीन पहुंचते हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत और नेगोशिएशन चल रहे हैं। जहां अमेरिका जैसे इंफॉर्मेशन जीवी देश को इस बदलते परिवेश से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, वहीं अमेरिका के ऑफिसर्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। यूं कि जहां अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशन को 3 दशकों तक कवर करने वाले रॉबर्ट सटर ने बयान दिया था कि निक्सन कंफ्यूज थे और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने चाइना विजिट की घोषणा कर दी। वहीं चीन की इंटेल रिपोर्ट इस बात को पहले से जानती थी। CIA में काम करने वाले एक चीनी एजेंट ने 2 साल पहले ही अमेरिका के इस बदले तेवर की जानकारी चीन के राष्ट्रपति तक पहुंचा दी थी और इसी के चलते चीन 2 साल से बेस्ट नेगोशिएशन की तैयारी कर रहा था। इन दोनों रियल केस सिनेरियोज में चीन और उसकी खुफिया एजेंसी की आई फॉर डिटेल कॉमन है। लेकिन ये है कौन? नाम क्या है? कैसे ऑपरेट करते हैं? चीन से जुड़ी जब बाकी बातें ही इतनी आसानी से आपकी पहुंच में नहीं हैं, तो फिर ये तो हम खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं। इमेजिन। फिर भी आसान भाषा में आज हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा और जानेंगे कैसे ये दुनिया भर में अपने एजेंट्स रिक्रूट करती है, कैसे ये बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग है और सबसे ज़रूरी बात ये कि भारत के खिलाफ इसने कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं या करती आई है। नमस्कार, विकास वर्मा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। केवल एक प्रबुद्ध शासक और बुद्धिमान सेनापति ही सेना की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल जासूसी के लिए करते हैं। इससे वे मनचाहा परिणाम हासिल करते हैं। जासूस किसी मिशन के सबसे अहम किरदार होते हैं क्योंकि उन्हीं पर सेना की गति और उसका रास्ता निर्भर करता है। ये लाइंस हैं 2500 साल पहले चीन में लिखी गई एक किताब आर्ट ऑफ वॉर की। लेखक सून जू, अपने दौर के कमाल के सैन्य रणनीतिकार। कालांतर में आर्ट ऑफ वॉर ने बहुत से नेताओं को प्रभावित किया। प्रभावित होने वालों में आधुनिक चीन के संस्थापक माओ जेडोंग भी थे। उनके बाद चीनी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इस किताब से प्रेरणा ली और हर क्षेत्र में इसको लागू भी किया, जासूसी में भी। मजनू का टीला पर पकड़ी गई चीनी जासूस और निक्सन का प्रकरण तो चीनी इंटेलिजेंस इतिहास का महज एक पन्ना भर है। पूरी किताब ऐसे ही दिलचस्प किस्सों से भरी पड़ी है। बस किरदार बदल जाते हैं मगर उनमें चाबी भरने वाले कभी नहीं बदलते। तो आखिर ये रिंग मास्टर है कौन? मुख्य तौर पर 3 नाम उभरते हैं जो चीन के लिए जासूसी का काम देखते हैं। नंबर 1, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट। ये चीन की सेना का इंटेलिजेंस विंग है। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में MSS भी कहते हैं। और नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी MPS। अब एक एक करके तीनों की कहानी जान लेते हैं। PLA चीन की फौज है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है। हालांकि PLA का काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। PLA का जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट चीन के अंदर और दूसरे देशों में जासूसी भी करता है। ये देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने दूतावास का इस्तेमाल करता है। जो काम अमेरिका के लिए CIA और FBI करती है, वैसा ही कुछ काम MSS चाइना के लिए करता है। इसे आप FBI और CIA का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स चाइना के लिए तो एनालॉजी के माध्यम से बताएं तो FBI एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। उसकी जिम्मेदारी संगीनतम अपराधों की जांच करना है, जबकि CIA
खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करती है, जबकि MSS ये दोनों ही काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट भी और साथ ही खुफिया जानकारी का कलेक्शन भी। साल 1983 में चीन सरकार ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे वहां पर CID कहते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मर्ज कर दिया। इस संस्था का नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये मेनली चीन में एक्टिव है, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। MSS पर संगठित अपराध, तस्करी और विदेशों में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के आलोचकों को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं। अब बात करते हैं MPS की। MPS यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। इसका ज्यादातर फोकस देश के अंदर ही रहता है। क्राइम कंट्रोल और सीक्रेट पुलिस के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना इसका मेन काम है। पुलिस भी इसी के अधीन आती है। तो इन तीनों के काम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कई देशों में 1 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, मगर चीन में इंटेलिजेंस सेक्टर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ना ही तीनों एजेंसियों के बीच में प्रॉपर काम का बंटवारा है। इसे भारत के उदाहरण से समझते हैं। भारत में 2 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन शॉर्ट अगर बात करें RNAW, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप और हम रॉ कहते हैं। रॉ की मुख्य जिम्मेदारी देश के बाहर से इंटेलिजेंस इनपुट को कलेक्ट करना है, जबकि IB उसका काम है देश के अंदर खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना। दोनों के बीच तालमेल भी है, मगर चीन में ऐसा नहीं है। वहां तीनों एजेंसियों का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका काफी वेग है। कारण है वफादारी। असल में चीन में वफादारी सिर्फ चीनी अस्मिता के लिए नहीं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी बेहद जरूरी है। और इसी कीवर्ड वफादारी के चलते चीन में जब कोई नया व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बनता है, तब सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑफिसर्स को बदल दिया जाता है और अपने लोगों यानी वफादारों को उन पदों पर नियुक्त किया जाता है। माने इन सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स जो हैं और चीफ को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो सिर्फ देशभक्ति से काम नहीं चलेगा, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ताधीश के प्रति वफादारी भी दिखानी होगी। इस वजह से चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी का मोडस ऑपरेंडी एकदम अलग है। मोडस ऑपरेंडी पर फिर से आएंगे, उससे पहले चीन की इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। इसको विस्तृत तरीके से समझने के लिए हमने बात की जर्नलिस्ट प्रकाश के रे से। उनकी बातों को बिंदुवार समझते हैं। चीन एक 1 पार्टी स्टेट है, माने वहाँ सिर्फ एक पार्टी का शासन है। 1949 से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करती आई है। वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि सरकार से ज़्यादा ताकत पार्टी के पास है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमेशा एक बात सताती आई है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए, कोई विद्रोह ना हो जाए या फिर किसी भी तरह का तख्ता पलट जैसी सिचुएशन ना बन जाए। इसी वजह से चीन की सेना PLA चीन देश की सेना नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। साल 2012 में विवेकानंद फाउंडेशन में अजीत डोभाल का ओकेजनल पेपर छपा, चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स। इसके मुताबिक दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसियां हांगकांग और सिजियांग राज्य में चीन के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस करने की कोशिश करती आई हैं। साथ ही चीनी सत्ता का फोकस इस बात पर भी है कि दुनिया के दूसरे देश और उन देशों में रहने वाले चीनी नागरिक कहीं चीन में सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो नहीं कर रहे। इन दोनों बातों के चलते चीन में इंटेलिजेंस एजेंसी का फोकस बाहर के बजाय देश के अंदर क्या हो सकता है उस पर रहता है। इसी के हिसाब से चीन ने एजेंसियों का स्ट्रक्चर भी बनाया है। इस स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें बाकी एजेंसियों के मुकाबले एक फायदा और एक नुकसान उठाना पड़ा। प्रकाश के रे ने हमें बताया कि दुनिया की बाकी एजेंसियां एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं। जैसे भारत में रॉ या अमेरिका में CIA, पाकिस्तान में ISI, इजराइल में मोसाद, ये खुद से एसेट को रिक्रूट करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं। इसके वर्क ऑपरेशन देश के बाहर होते हैं। इस वजह से कई बार एक ही एजेंट कई एजेंसियों के लिए काम कर रहा होता है। इस प्रक्रिया को डबल क्रॉसिंग और ऐसे जासूस को डबल एजेंट कहते हैं। मतलब आप दूल्हे राजा के कादर खान की तरह पूछते रह जाओ तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ। रे ने इसका उदाहरण भी दिया। मुंबई में 26/11 के हमले की प्लानिंग में डेविड हेडली नाम के एक अमेरिकी आतंकवादी ने एक बड़ा रोल निभाया था। हेडली अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मर था, लेकिन इस बीच उसने ISI के साथ काम करना शुरू कर दिया।
लेकिन ये समस्या चीनी एजेंसियों में नहीं होती है, क्योंकि वो ज्यादातर जासूसी देश के अंदर करते हैं। ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की वजह से फायदे की, लेकिन पार्टी के प्रति वफादारी की वजह से सरकारी तंत्र में करप्शन ज्यादा है और इसमें चीन का खुफिया तंत्र भी शामिल है। करप्शन भी कामकाज में अड़ंगा बन जाता है, इस वजह से चीन ने नुकसान भी उठाया। खैर, जासूसी के पीछे की वजह ही कोर लेवल पर चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियां और बाकी दुनिया के फेमस एजेंसियों के मोडस ऑपरेंडी में बड़ा फर्क पैदा करती है। तो अब चीन और बाकी एजेंसियों के मोडस ऑपरेंडी में क्या फर्क है, इसे समझते हैं। निकोलस एफ्टिमेट्स नाम के पूर्व अमेरिकी अधिकारी हैं जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते थे। इन्होंने चीन के खुफिया ऑपरेशंस पर चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब के मुताबिक मोटे तौर पर 2 तरीके की जासूसी की जाती है। पहली है इकोनॉमिक यानी आर्थिक जासूसी। आर्थिक जासूसी में संवेदनशील आर्थिक जानकारी, व्यापारिक रहस्य और तकनीकी जानकारी को अवैध तरीके से हासिल किया जाता है ताकि किसी देश या कंपनी को प्रतियोगिता में बढ़त मिल सके। दूसरी है ट्रेडिशनल या पारंपरिक जासूसी। पारंपरिक जासूसी में कई तरीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे साइबर जासूसी, जिसमें तकनीकी साधनों का उपयोग करके जानकारी चुराई जाती है। बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना, संस्थानों और अधिकारियों से गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करना। इसके अलावा घुसपैठ यानी जासूस किसी संगठन में घुसकर उसकी ताकत और आकार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। ये भी कुछ तरीके हैं। अब खुफिया जानकारी की डिमांड अलग अलग है, तो स्वाभाविक है इनकी कीमत भी अलग अलग होगी और हर बार कीमत पैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 4 कारणों से जासूसी करता है। इसका एक एक्रोनिम है माइस। माइस में M माने मनी यानी पैसा, I यानी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, C माने कोरिजन या दबाव, इसे दबाव भी कहा जाता है, जैसे ब्लैकमेल करके जासूसी करवा लेना, और E माने ईगो। ईगो यानी कोई व्यक्ति अपना बदला पूरा करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी का काम करता है, जैसा नाम शबाना मूवी में तापसी पन्नू का किरदार था। निकोलस अपनी किताब में लिखते हैं कि चीनी एजेंसियां बाकी देशों से कोसों आगे है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का इस्तेमाल करती है। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच माने ऐसा तरीका जिसमें सभी को शामिल किया जा सके, माने वो लोग जो माइस के जरिए नहीं जुड़ पाए। निकोलस ने 772 केसेस को स्टडी किया। उनके मुताबिक चीन की स्ट्रैटेजी को बीवेयर कह सकते हैं। बीवेयर यानी बी फॉर बिजनेस यानी व्यापार, ई फॉर एथनो नेशनलिज्म माने चीनी अस्मिता, डब्ल्यू फॉर वेल्थ यानी पैसा, और ए फॉर एकेडमिक एडवांसमेंट यानी एकेडमिक तरक्की, और आर फॉर रिप्रेशन यानी दबाव, और ई फॉर होता है इमोशनल बॉन्ड माने जासूसी के लिए चीन व्यापारिक तरक्की का एम्बिशन, चीनी अस्मिता की फिक्र, पैसों की भूख, अकादमिक जगत में तरक्की की आशा और दबाव जैसी चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। इस वजह से संस्थाओं में करप्शन के बाद भी काम नहीं रुकता। ये सिस्टम कितना दमदार है, इसे कुछ उदाहरण से समझिए। हम जानते हैं कि आज के ज़माने में AI से जुड़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके हाथ लग जाए उसकी तो चांदी हो जाएगी, और इसी को समझते हुए साल 2019 में, यानी इस वीडियो के रिलीज होने से 5 साल पहले, लिनवेई डिंग नाम के एक व्यक्ति ने गूगल ज्वाइन किया था। 5 साल बाद इस इंसान पर आरोप लगा कि उसने गूगल AI के 500 डॉक्यूमेंट्स चीनी कंपनी को बेच दिए। बदले में उसे कंपनी में चीफ टेक्निकल ऑफिसर का पद मिल गया। निकोलस का कहना है कि चीन बिजनेस के जरिए बड़े पैमाने पर डेटा और खुफिया दस्तावेजों को लीक करवाता है। उनकी रिसर्च के मुताबिक आर्थिक जासूसी के 64% केसेस में एजेंट्स का मकसद व्यापारिक तरक्की था। जैसा हमने गूगल वाले केस में देखा, यहाँ भी व्यापारिक तरक्की ही एक वजह थी। दूसरा उदाहरण एथनो नेशनलिज्म का। बात है साल 1952 की। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध चल रहा था। नॉर्थ कोरिया की तरफ से थे चीन और सोवियत रूस, और जबकि साउथ कोरिया की ओर से अमेरिका और उसके साथी थे। युद्ध के बीच कुछ चीनी सैनिक पकड़े जाते हैं, उनका इंटेरोगेशन किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन को अमेरिकी सेना ने माना तो युद्ध में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति ने चीन के सिपाहियों के स्टेटमेंट को ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया वो एक चीनी एजेंट था, और उसने ट्रांसलेशन के समय जानकारी बदल दी।
अब एक उदाहरण एकेडमिक तरक्की का भी देख लेते हैं। जून 2024 में एक अमेरिकी यूट्यूब चैनल से बात करते हुए निकोलस ने बताया कि चीन कई बार अकादमिक जगत के कई बड़े प्रोफेसर, रिसर्चर या साइंटिस्ट से खुफिया तकनीकी जानकारी निकलवाने के लिए अपनी फेमस यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े पद ऑफर करता है। चीन की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन विश्वविख्यात हैं। ऐसे जगहों पर बड़ा पद मिलने से उनकी करियर ग्रोथ होती है। रिप्रेशन भी चीनी एजेंसियों के काफ़ी पॉपुलर तरीकों में से एक है। दबाव और धमकी एक ऐसा तरीका है जो चीन विदेशों में विरोधियों या वहाँ रहने वाले या व्यापार करने वाले विदेशी लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए इस्तेमाल करता है। कभी कभी ये दबाव बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे कि ना मानने पर मुश्किलें आने का इशारा, लेकिन कभी कभी ये सीधा और खुला होता है। उदाहरण के लिए 2019 में चीन ने जूम जो ऐप है, जो वीडियो सेवाएं हैं, अपने यहाँ बंद कर दी थी, क्योंकि जूम ने चीन के अधिकारियों को अमेरिकी विरोधियों की निगरानी के लिए जल्दी पहुंच नहीं दी थी, एक्सेस नहीं दिया था। इसके बाद जूम ने चीन की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी MPS के अधिकारियों को विशेष अकाउंट्स दिए ताकि वो विरोधियों की मीटिंग्स पर नजर रख सके और उन्हें बाधित कर सके। इसके अलावा जूम ने 1 मिलियन विदेशियों का डेटा और चीन के कानूनों का उल्लंघन करने वाली चर्चाओं की तुरंत सूचना देने का वादा किया। ये 4 उदाहरण चीन की ह्यूमन इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस माने लोगों की मदद से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। चीन ने लगातार एक और जासूसी के तरीके पर जोर दिया है, वो है साइबर इंटेलिजेंस। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि साइबर इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल जासूसी का एक तरीका है। ये कैसे होता है, इसको भी समझिए। 22 फरवरी 2024 अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि PLA, MSS और MPS प्राइवेट साइबर कंपनियों को पैसा दे रही है। किस काम के लिए? दूसरे देशों की सरकारी संस्थाओं से डेटा चुराने के लिए, ताकि उसके जरिए वहां की आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। इसी रिपोर्ट में एक दावा यह भी था कि चीन की एक म्यूनिसिपैलिटी ने सिर्फ 12.5 लाख रुपए में वियतनाम ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट को हैक करवा लिया। एक लाइन में कहें तो इसे साइबर सुपारी भी कहा जा सकता है। भारत पर भी कई बार चीन ने साइबर अटैक के जरिए जासूसी की कोशिश की है। कई बार सरकारी संस्थाओं पर साइबर अटैक की खबरें आती रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में चीन के हैकर्स ने भारत के 7 पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर साइबर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि इस पर सरकार ने बताया कि चीनी साइबर अटैक फेल हो गया था। एक और उदाहरण भी है। फरवरी 2024 में चीन से जुड़े एक हैकर समूह ने भारत सरकार के मुख्य कार्यालय, जैसे PMO, संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एयर इंडिया जैसी कंपनियों को निशाना बनाने का दावा किया। भारत में लगातार चीनी हैकर्स की ओर से किए गए साइबर अटैक्स की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है जो ये क्लेम करे कि भारत से बड़े लेवल पर खुफिया जानकारी लीक हुई है। बहरहाल चीन की विस्तारवादी सोच और डोमिनेंस पॉलिसी जगजाहिर है, इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। इस सब्जेक्ट पर आपके लिए यह रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।